नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले अपील कि मास्क पहनिए। मैंने भी अभी मास्क उतारा है और मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपनों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन 5 तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए जिनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि पर। दूसरी खबर में बात होगी कटनी जिले की, जहां के एक गांव में वैक्सीनेशन का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जो दहशत का माहौल दिखा, वो अपने आप में चिंताजनक है। टीकाकरण करने पहुंची टीम को वापस लौटा दिया गया। तीसरी खबर इंदौर से, जहां चिरायू अस्पताल में इलाज के दौरान इलाज के दिए गए बिल पर विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर और मरीज के परिजन आपस में भिड़ गए। सरेआम डॉक्टरों और परिजनों के बीच मारपीट हुई। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार ने मरीजों के इलाज को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब यूपी में कोई भी अस्पताल मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकेगा। निजी अस्पताल में इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे उज्जैन की, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई। जरूरतमंदों को ज्यादा कीमतों में इंजेक्शन बेची जा रही है। जरूरतमंदों को, जो लोग हॉस्पिटल में हैं, उसके अलावा बाहर इस तरह इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इन दिनों काफी सख्ती से काम कर रहा है। पुलिस ने उज्जैन के 8 तस्करों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो पहली खबर से शुरुआत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को प्रदेश में 13,601 नए मामले सामने आए और 92 लोगों की मौत हो गई। इसे देखते हुए सरकार ने राजधानी भोपाल सहित राज्य के 7 शहरों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। रविवार को भोपाल, खरगोन, छिंदवाड़ा में 3 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम, सागर, गुना और जबलपुर में भी कर्फ्यू 1 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। शनिवार, रविवार को कर्फ्यू का आदेश यहां पहले से ही जारी है, यानी बाजार 3 मई की सुबह 6 बजे के बाद ही खुलेंगे। बैतूल और अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू को पहले ही 3 मई तक बढ़ाया जा चुका है। फिलहाल इंदौर और ग्वालियर के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि यहां भी कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जाएगी। भोपाल कलेक्टर के आदेश के अनुसार कोरोना के मामले बढ़ने के चलते भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगरपालिका क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू 3 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। पहले इन दोनों क्षेत्रों में 12 अप्रैल की रात 9 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए थे। वहीं कोरोना के हालातों पर बात करें तो रविवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा नए संक्रमित मरीज इंदौर में मिले। यहाँ 1826 नए मामले सामने आए। भोपाल में 1802, ग्वालियर में 1220, जबलपुर में 820 और प्रदेश सरकार ने इस मामले में दावा किया है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 80.64% और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 23.01% हो गया है। रविवार को 11,324 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं और ये अच्छी बात है। तो कर्फ्यू जगह जगह बढ़ा दिया गया है, जगह जगह पहले से ही 3 तारीख तक है और इस बीच लगातार जो कर्फ्यू की अवधि अब बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश के शहरों में बल्कि अन्य राज्यों में भी कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जा रही है, क्योंकि एकमात्र ये एक सॉल्यूशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अंतिम विकल्प के तौर पर सुझाया था कि राज्य इस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अब शायद राज्य सरकारों को इससे बेहतर और कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो भयावह हो चले हैं। जो तस्वीरें हैं, चाहे शमशान घाटों की, चाहे इंजेक्शन की, ब्लैकमेलिंग की खबरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम और भी इस खबर को समझेंगे। मनोज जी, एक आखिरी विकल्प के तौर पर इसे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और पहले 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाना, फिर उसे थोड़े दिन और बढ़ा देना। अब ये तारीख 3 मई तक आ चुकी है। जगह जगह कहीं पर 1 मई और कहीं पर अभी भी यथावत कर्फ्यू के हालात हैं। दोस्तों, देखकर आप क्या मानते हैं कि अब अंतिम विकल्प सिर्फ कर्फ्यू ही है? जनता को घरों में रहने के लिए सिर्फ यही हम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पारुल, वो बड़ी चिंताजनक बात यह है कि लगभग 15 दिन के लॉकडाउन के बाद भी जहां से हम शुरू हुए थे उससे आगे निकला है। यानी जब 15 दिन पहले जो औसत मरीजों का आंकड़ा भोपाल में बात करें तो 1100-1200 था, वो 1800 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 6-7 हजार 8 हजार तक मैक्सिमम आंकड़ा था, वो 13,500 के पार हो चुका है। सरकार लगातार कह रही है कि पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, जबकि स्थिति है कि 24 से हम 23 दशमलव कुछ तक पहुंचे, 1% का अंतर आया। और WHO ये कहता है कि अगर संक्रमण की दर 5% से कम है
या तो महामारी कंट्रोल में, और 5 से अगर 6 तक होते हैं आप, तो महामारी की स्थिति विकराल है। और हम 22, 23, 24 के आंकड़े पर अभी खड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि 80% मरीज ठीक हो गए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि भोपाल का अगर 3 दिन का हम रेशो देखें तो 1700, 1800 मरीज रोज निकल रहे हैं, और ठीक होने वालों की तादाद है 1000, 1100, 1200, यानी रोज लगभग 400, 500 मरीज रोज बढ़ रहे हैं। सरकार हफ्ते भर में 1000 बेड बढ़ाती है और 1000 नए मरीज 2 दिन में तैयार हो रहे हैं, छुट्टी के अलावा। तो ये वो स्थिति है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार का फोकस कोविड केयर सेंटरों पर है, ऐसे सेंटर जहाँ पे जो माइल्ड लक्षण वाले मरीजों को रखा जाए। तो इनमें से सरकार खुद कह रही है कि 80% मरीज इस प्रकार के घरों में उपचार कर रहे हैं। तो उनके लिए रेलवे ने भी कोच बना दिए हैं, उनके लिए सेना ने भी अपने बिस्तर तैयार किए हैं, उनके लिए तमाम सारे उपाय हैं। हम तमाम जगह इंदौर में भी देखे, दादा स्वामी सत्संग में उनकी व्यवस्था है। लेकिन चिंता बात इस बात की है कि हमारे पास ऑक्सीजन के बेड नहीं है। इस ओर सरकार का भी ध्यान नहीं है कि जो मरीज गंभीर हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं या ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी स्थिति के में सुधार कैसे लाया जाए। हम ऑक्सीजन जरूर आयात कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडरों की कमी है, बेड की कमी है। तो पूरा फोकस सरकार का मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि पहले वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाएं, इसके साथ ऑक्सीजन बेड की सुविधा बढ़ाएं, क्योंकि जो कोविड केयर सेंटर बनाए हैं माइल्ड लक्षण वाले, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों में इलाज करा रहे हैं। सरकार भी मान रही है कि 80% लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं, जिनको ना रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, न जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। कई सारे अस्पतालों को भी सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो अननेसेसरी बिना किसी कारण के मरीजों को रेमडेसिविर का इंजेक्शन ना लगाएं। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है या 90 के आसपास है, उनको ही इंजेक्शन लगाए जाने चाहिए। लेकिन कई सारे अस्पतालों में देखा जा रहा है कि 98, 99 भी अगर लेवल है ऑक्सीजन का, तो उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि अस्पतालों का मीटर बढ़ सके। आए दिन अस्पतालों में झगड़े हो रहे हैं, तो इन सब पे जो फोकस होना चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार बैठ के ले रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री ने 2-3 बैठ के लिए हैं, ऑक्सीजन की समीक्षा की है। और जो बीना में आगा सोद में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बन रहा है, उसको लेकर उन्होंने समीक्षा की है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो मौतों का ग्राफ है, भले हम ये कहें कि इटली और ब्राजील के मुकाबले हमारे यहाँ मौतों की संख्या कम है, अफ्रीका के, लेकिन जिस प्रकार से मौतें हो रही है, क्योंकि जो पिछला पीक था सितंबर का, जब औसत 700-800 मृत्यु हो रही थी, और अब ये आंकड़ा 2000 के पार चला गया। और WHO और दुनिया के तमाम सारी एजेंसियां कह रही हैं कि हिंदुस्तान में जो मौतें हो रही हैं, सरकार 5 गुना तक ज्यादा है जितनी सरकार बता रही है। यानी औसत जो 200 मौतें सरकार या 2000 मौतें बताई जा रही हैं, वो लगभग वो आंकड़ा 5000, 10,000 या उससे कहीं ज्यादा। भोपाल में हम देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का जो शाम को आंकड़ा आता है तो वो बताते हैं कि 70 मौतें हुई, 80 मौतें हुई है। लेकिन अगर अकेले भोपाल की हम बात करें, तो जो कोविड प्रोटोकॉल से जिन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है शमशानों में, कब्रिस्तानों में, उनकी संख्या पिछले एक सप्ताह से 100 से ज्यादा बनी हुई है। बिल्कुल। और ऐसे में सवाल मेरा ये, क्योंकि हम कर्फ्यू को लेकर भी बात कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू, मनोज जी, हम देख रहे हैं कि इस बार हम जो हालात देख रहे हैं कर्फ्यू में, वैसे लग नहीं रहे जैसे हमने पिछले जो लॉकडाउन के समय पर देखा था। है तो एक तरह का लॉकडाउन ही, लेकिन क्योंकि लोग पैनिक ना हो इसलिए इसे कोरोना कर्फ्यू नाम दे दिया गया। सब्जी वाले आपको बाहर दिख रहे हैं, भले उनको अलग अलग दिनों का नाम देकर बाहर आपने कर दिया हो। चुपके चुपके दुकानें भी खुल रही हैं, गली मोहल्लों में जो झुंड लगते थे, जो तफरी करने वाले लोग थे, वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो उतना खौफ अब कर्फ्यू का या उतना मैनेजमेंट कर्फ्यू को लेकर हो नहीं रहा है। या यूँ कहें कि आप जो चेकिंग पॉइंट्स हमने पिछले बार देखे थे, अब वहाँ कोई चेकिंग पॉइंट्स नहीं है। और चेकिंग पॉइंट्स बना भी कहाँ रहे हैं, जिस एरिया से हम निकल कर आते हैं वहाँ कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं कि आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, एक चेकिंग पॉइंट पड़ेगा, वहाँ पर भी रोक कर पूछते हैं, और आधा किलोमीटर के बाद दूसरा चेकिंग पॉइंट, वहाँ पर भी रोक कर वही कागजात आपको दिखाने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? जो आप कह रही हैं कि बाजार में जो हम देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में भीड़ है, पुलिस की रोका टोकी उतनी नहीं है जितनी पिछली बार हमने देखी थी। कई सारी छूटें जिला प्रशासन ने दे रखी हैं, तो इसके कारण कोरोना का संक्रमण, हम जो उसकी चेन तोड़ने की बात कर रहे हैं वो हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। हमको पिछले बार की लॉकडाउन की, और अगर ये स्थिति रही कि 3 तारीख तक भी अगर मौतों के आंकड़े या जो इन्फेक्टेड लोग हैं कि अगर 12-15 से, या रोज मध्य प्रदेश में 13,000, 14,000 मरीज मिलेंगे, तो फिर हम उसी स्थिति की ओर जा रहे हैं जब पिछली बार गए। तो फिर सरकारों के अलावा, सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, वो आज से 1 सप्ताह पहले या 15 दिन पहले तक कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। हम
लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन सबसे कठोर लॉकडाउन हिंदुस्तान में दिल्ली में लगाया गया और उसे 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पे औसत देश के जो रोज मरीज आ रहे हैं उनमें से 40 से 60% हिस्सा महाराष्ट्र का है। वहाँ भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे थे हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन अंततः उनको लॉकडाउन की ओर जाना पड़ा। सख्त लॉकडाउन उन्होंने लगाया और जैसी आशंका है, क्योंकि जो ग्राफ है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जो महाराष्ट्र से रोज निकल वाले मरीज हैं उनकी संख्या में कोई गिरावट नहीं आई, तो ये मान सकते हैं कि कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन वहाँ बढ़ सकता है। कमोबेश यही स्थिति हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें, छोटे छोटे शहरों की बात करें, अगर हम उमरिया जैसे शहर की बात करें, बड़वानी की बात करें, तो 100 से ज्यादा मरीज वहाँ निकल रहे हैं। वहाँ पे अस्पतालों की सीमित संख्या है, संसाधन नहीं है, तो उसके कारण ये लोग पड़ोस के शहरों में जा रहे हैं। जैसे बड़वानी, झाबुआ, इलाजपुर, धार, खंडवा, खरगोन के मरीज इंदौर की ओर रुख कर रहे हैं। होशंगाबाद, रायसेन या इसके आसपास के मरीज भोपाल की ओर रुख कर रहे हैं, या मंडला, डिंडोरी, शहडोल के मरीज जबलपुर की ओर जा रहे हैं, और भिंड, मुरैना और दतिया के मरीजों को ग्वालियर में शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो वहाँ की जो संसाधन है उनकी स्थिति भी चरमरा गई है। जो वहाँ के मरीज उनको उपचार नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी विकट स्थिति है। तो सरकार को एक बड़ा कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और हो सकता है हम 3 तारीख के बाद, या कहें कि 2 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के, तो हो सकता है 2 तारीख की शाम या 3 तारीख की सुबह होते होते की खबर आ जाए कि 1 सप्ताह या 10 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लग गया है। बस बिल्कुल, और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो राज्य जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर जो विस्फोटक स्थिति कोरोना की है ये अपने आप में डराती है। और ऐसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि आखिरी विकल्प है लॉकडाउन लगाना, तो अब यहाँ भी उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी अलग अलग राज्यों में स्थिति संभल रही है। लेकिन अगर जो चुनावी राज्य हैं वहाँ पर विस्फोटक स्थिति है, तो उसे बचाने के लिए और बाकी जगहों को भी बचाने के लिए, जैसे कि आपने भी कहा कि देश में लॉकडाउन आने वाले समय पर ये अंदेशा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। और चलिए अब हम रुक करेंगे आगे की और की खबरों की तरफ। प्रदेश भर में कोरोना का कहर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हर दिन दर्जनों लोगों की मौतें हो रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन कटनी जिले के बिचुआ गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से ज्यादा वैक्सीन का खौफ है। जी हाँ, वैक्सीन का खौफ है। हालांकि प्रदेश के कई जगहों पर वैक्सीन खत्म हो जाने के कारण लोग टीका नहीं लगवा पा रहे हैं, लेकिन ढीमरखेड़ा तहसील के बिचुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद गांव तक गई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन ग्रामीणों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है हमारे गांव में कोरोना नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसलिए टीका नहीं लगवाना। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि टीका लगवाते ही बुखार आ जाता है, लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं, इसलिए टीका लगवाने से उन्हें कुछ हो गया तो परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। काफी देर तक वैक्सीनेशन का विरोध कर ग्रामीणों ने टीकाकरण करने पहुंची टीम को गांव से वापस लौटा दिया और दोबारा नहीं आने की उन्हें हिदायत दी गई। जानकारी के अनुसार बिचुआ गांव पहुंची टीकाकरण टीम ने ग्रामीणों को काफी समझाइश दी और टीके के फायदे भी बताए, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों के टीकाकरण के विरोध का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो बीमार नहीं हैं, जब बीमार होंगे तो टीका लगवा लेंगे। करीब 1200 आबादी वाले इस गांव के रहने वाले लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया और अजीबोगरीब इनकी मांग रही। किसी ने कहा अगर कोई उनके परिवार की जिम्मेदारी ले ले तो वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। वीडियो में गांव के प्रतिपाल सिंह का कहना है उनके गांव में कोरोना नहीं है। टीकाकरण करने गई टीम की ओर इशारा करते ग्रामीणों ने कहा कोरोना आप लोगों को यहाँ लेकर आएगा, यानी आप कोरोना कैरियर बनकर आएंगे। बताया ये भी जा रहा है गांव के 10-12 लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है, लेकिन जैसे ही जिले में कोरोना का संक्रमण फैला तो ग्रामीणों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। तो देखिए, कोरोना का ये दौर है और कोरोना संकट के दौर में जहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं इंदौर के चिरायू अस्पताल में खुलेआम डॉक्टर और परिजनों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। चंदन नगर के चिरायू अस्पताल में बिल की राशि को लेकर डॉक्टर और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। अस्पताल परिसर में हुई मारपीट का यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिजनों का आरोप है डॉक्टर ने जनरल के नाम पर डिलक्स रूम का चार्ज किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार राजमोहल्ला निवासी कृतिका वर्मा की शिकायत पर चिरायू अस्पताल के डॉक्टर राधेश्याम जाट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कृतिका ने आरोप लगाया कि उसके पिता को एक दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब अस्पताल में जनरल वार्ड में बेड का किराया 3000 रुपए तय हुआ था।
परिजन ने 20,000 जमा कर दिए थे, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। दवाई का असर भी नहीं हुआ तो उसने अपने पिता को डिस्चार्ज करवाना चाहा। बिल मिलने पर पता चला कि डॉक्टर ने जनरल वार्ड में भर्ती करके डिलक्स वार्ड का बिल थमा दिया है। डिलक्स वार्ड का चार्ज लगाकर 19,000 का बिल दिया गया। बिल की राशि कम करने की बात पर विवाद हो गया। डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके परिजन को पीटा। महिला की शिकायत के बाद डॉक्टर जाट ने भी मारपीट का केस दर्ज कराया। पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर डॉक्टरों को, जहां हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वहीं डॉक्टरों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस संकट काल में कम से कम डॉक्टर भी जो गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय ना करें। और अगर उस महिला का कहना सच है तो ये वाकई गंभीर समस्या है कि उगाही हो रही है, माफिया पनप रहा है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अगर उस महिला की बातों को हम मान लें, अगर वो सच है तो जाहिर है कि इस तरह की खबरें और भी आ रही हैं। ये एक ही शिकायत नहीं है कि डॉक्टर पैसा ज़्यादा ले रहे हैं या फिर जो ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा है उसका रेट अब डबल हो चुका है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मारपीट होना ये अपने आप में बहुत गलत है, वो भी ऐसे समय पर जब एक आप ही मरीज नहीं है और भी लोग हॉस्पिटल में हैं। 2 सवाल मेरे। बिल्कुल, मारपीट होना हमेशा ही गलत होता है। हालांकि पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर पूरे ही मामले की जांच शुरू कर दी है। महज कुछ हजार रुपए के पीछे मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है जहां पर डॉक्टर खुद एक लड़की के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर के चौराही अस्पताल का यह पूरा मामला है और चूंकि इलाज से सेटिस्फाई नहीं थे, जिस इलाज के एवज में जो चौराही अस्पताल है भोपाल इंदौर का, उसके द्वारा जो राशि वसूल की जा रही थी, उनको लगा परिजनों को कि हमको अपने यहाँ पर इलाज नहीं कराना है, हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा ज्यादा भी लिया जा रहा है, उसकी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। तो ये मरीज को हित होता है, मरीज के परिजनों को हमेशा यही सोचते हैं, क्योंकि वो इलाज कराने आए हैं, इलाज नहीं मिल रहा तो उनका कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर डॉक्टर्स मारपीट कर रहे हैं किसी भी परिजन के साथ तो ये गलत है, क्योंकि ये वो कोरोना योद्धा है जिनका पूरा देश, पूरा विश्व सम्मान करता है, जो सफेद कोट पहने एक तरह से हमें भगवान भी कहते हैं। और भगवान भी अगर किसी भक्त के साथ मारपीट करेगा तो गलत ही होगा। हालांकि पूरे मामले में सच्चाई क्या है ये तो पूरी ही बात जांच के बाद सामने आएगी। तो ना ये केवल इंदौर से मामला सामने आया, बल्कि देश भर में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज सामने आए, तो पूरे देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि अस्पतालों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। सुविधाओं के नाम पर डीलक्स रूम का चार्ज लिया जाता है, वहीं साधारण रूम में उनको रुकवाया जाता है। ऑक्सीजन के नाम पर कहा जाता है कि हम आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन दवाइयों के लिए अस्पतालों के द्वारा परिजनों को भटकाया जाता है पूरे ही मार्केट में। जबकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं मध्य प्रदेश के अस्पतालों के बारे में कि सरकारी अस्पताल, इसके साथ ही सरकार के से द्वारा जो अनुबंधित किए जा चुके अस्पताल, वहां पर रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो मुफ्त में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अस्पताल अनुबंधित नहीं किए गए हैं, अगर वहां पर भी इलाज चाहिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, तो मात्र 1586 रुपए में वो इंजेक्शन मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1586 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर पारुल जी 40 से 50,000 में परिजन खरीदने पर मजबूर है। 6 इंजेक्शनों का डोज लगता है, तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कहीं ना कहीं अस्पतालों का गठजोड़ है और जो दवा माफिया होता है वो उसमें चांदी कूट रहा है। वहीं ये आपदा में अवसर बनाने वाली बात नहीं है, बहुत सारे अवसर आएंगे पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये मानवता के नाते आपको काम करना चाहिए। जहाँ पारुल जी हम देख रहे हैं कि दूसरे लोग बिना किसी मकसद के लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हो, वहीं मेडिकल हित से जुड़े हुए हम सभी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, हम सभी अस्पतालों पर भी सवाल खड़े नहीं कर रहे, हम सभी दवा व्यापारियों पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए, जिनमें से 25,633 लोगों ने कोरोना को मात दी। बीते 24 घंटे में 2,30,000 टेस्ट किए गए, जो कि टेस्टिंग का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें 1,07,000 से ज्यादा लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया कि अब प्रदेश में कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। मरीज को भर्ती करना ही होगा और उसके इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके साथ ही अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए।
तो उत्तर प्रदेश जहां पर किस हद तक आंकड़े आ रहे हैं सामने, खासतौर पर राजधानी लखनऊ जहां शमशानों में बला की भीड़ लगी हुई है, मरीजों का आंकड़ा अपने आप में रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना का संक्रमण किस तरह से, पॉजिटिविटी रेट बहुत खतरनाक आंकड़े, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना अपने आप में एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिक्र, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी फिक्र कम करता है कि अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। राजू हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। राजू, संक्षेप में बताइएगा कि इस वक्त व्यवस्थाएं किस तरह से आगे बढ़ेंगी। हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं उनमें इलाज के लिए कहा गया है, सरकार उसका बिल चुकाएगी। बहुत छोटा सा आंसर। तो मैं बता दूं आपको पारुल, जिस तरीके से देखा जाए यूपी सीएम की अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो कोविड-19 को लेकर उन्होंने संबंध में सभी मंडल डीआईजी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिले में बेड का अभाव नहीं है, फिर भी कई स्थानों से बेड के अभावों में मरीजों को उपचार से वंचित करने की घटनाएं संज्ञान में आई है। ये संवेदनहीनता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी चिकित्सालय में इलाज की सुविधा दिलाई जाए, राज्य सरकार उसका नियमानुसार भुगतान करेगी और मंडल आयुक्त स्वयं इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से लागू कराए। क्योंकि वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें पारुल, जिस तरीके से देखा जाए, उन्होंने कहा 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए यूपी सरकार ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भेज दिया है। 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा डोज उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रदेशवासियों निःशुल्क टीकाकरण आगामी 1 मई से प्रारंभ होगा। पर यही अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने जो लोग कोविड से एक्सपायर हो रहे हैं उनके लिए एक नया और लोगों के लिए कहा है कि देखा जाए जिस तरीके से कोविड के मरीजों की मौत हो रही है, उनके दाह संस्कार में उनके परिवार की अनुमति ली जाए और उनका निःशुल्क दाह संस्कार भी किया जाए। क्योंकि योगी सरकार की अगर बात करें, प्लांटों की बात करें, 47 प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाने की बात की जा रही है और उन पर काम की बताने चालू हो गया है। क्योंकि पीएम फंड से 551 भारत में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की गई है, जिसमें 47 जनपद उत्तर प्रदेश के भी हैं। ये बड़ी खबर अच्छी है जनता के लिए। पर यहाँ पर जिस तरीके से देर आए दुरुस्त आए इसे कहेंगे कि देश की सरकार अब अलग अलग राज्यों में प्लांट बनाने की बात कर रही है, लेकिन पहले ही ये प्रयास कर लिए होते तो शायद ये आंकड़े न आते। बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए। बात करेंगे उज्जैन की, जहां देश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए रामबाण कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार बढ़ती जा रही है। मजबूर और जरूरतमंद लोगों को भारी कीमत में इंजेक्शन दिया जा रहा है। ऐसे तस्करों पर पुलिस प्रशासन भी खासा सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और एसपी हरकत में आ गए। 8 तस्करों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी देशमुख हॉस्पिटल और आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं जो भारी कीमतों में कोरोना मरीजों को इंजेक्शन दिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित कुछ छुटपुट शिकायतें आ रही थीं और हम और एसपी साहब लगातार इस प्रयास में थे कि अगर ऐसी कोई भी शिकायत है तो इसको तत्काल पकड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और अच्छी बात है पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए पहले 2 लोगों को और फिर 8 लोगों के गिरोह को पकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे संकट की घड़ी के समय इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इनसे बड़ा समाज का दुश्मन और राष्ट्र का दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अतः जितने भी 8 लोग हैं सभी पे रासुका की कार्रवाई अभी अगले 3-4 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे। इनको पकड़कर जेल में बंद करेंगे। कुछ अस्पताल हैं जिनके एम्प्लॉयज़ के नाम अभी तक हमारे सामने आए हैं और उन सभी के खिलाफ व्यक्तिगत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर उसमें कुछ और नाम आते हैं या किसी प्रबंधन का इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हमारे पास एक सूचना इसकी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लगभग ऊंचे दामों में 30-30 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। उसमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम, साइबर टीम को लगाया गया था जिनने इसको ब्रेक किया है। अभी तक हमें 2 लोग जिनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी उनको पकड़ा और उसके साथ जो पूरी चेन निकली है उसमें हमें अभी 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें 2 लोग ये हैं जो पहले पकड़े गए हैं, ये पूर्व एम्प्लॉइज़ हैं आरडी गाड़ी के। इसके अलावा फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं। साथ ही 3 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो देशमुख हॉस्पिटल के सामने आए हैं और अभी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें कोई भी व्यक्ति और सामने आते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। ये किस प्रकार से कालाबाजारी करते हैं? ये सामान्य तौर पे जो इंजेक्शन जो सप्लाई होते थे हॉस्पिटल्स को, जो आजकल रेमडेसिविर जैसे आ रहा है उसको जो सप्लाई करते थे और इनके हॉस्पिटल में जब जाता था तो उन जिन मरीजों को लगना है उनको से बचाकर ये मार्केट में बेचते थे।
तो आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए ताकि इस कोरोना से लड़ने में आसानी हो सके। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।